हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। नाउ कैंसर इज़ अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज। इट किल्स मैनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब। सो इस डिजीज़ को हम अपने एग्ज़ाम यानी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ कैंसर भी देखेंगे, साथ में कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें हैं कि कैंसर जो है वो होती है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ किसी टिश्यू की, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ए टिश्यू। और ये अनकंट्रोल्ड होने के साथ साथ में अब नॉर्मल भी होती है। तो अगर कोई भी टिश्यू अगर अब नॉर्मली डिवाइड करता है, बहुत ज़्यादा डिवीज़न कर कर अपनी ग्रोथ कर लेता है, मास या लंप बना लेता है, तो हम उसे बोलते हैं कैंसर बेसिकली। तो ये एक सेल है, इसने रैपिड माइटोसिस की, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस की, और ये एक प्रॉपर लंप बन गया पूरे इस टिश्यू का। इस पर्टिकुलर टिश्यू को अब हम ट्यूमर के नाम से जानेंगे। कैंसर की अगर मैं बात करूं तो कैंसर एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ डिजीज है। नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल प्रॉपर्टीज में अलग होती हैं। तो नॉर्मल सेल और जो अपनी कैंसरस सेल है उनके बीच में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नाउ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? मान लीजिए ये सेल्स एक दूसरे के साथ हैं, तो ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ हैं और ये एक दूसरे को कंट्रोल करके रखती हैं। ना ये आजू बाजू वाली जो सेल्स होती हैं, ना ये दूसरी सेल को ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करने देती हैं, ना ज़रूरत से ज़्यादा खाना लेने देती हैं, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा डिवीज़न करने देती हैं, ना ही साइज़ में इंक्रीज़ करने देती हैं, ना ही नंबर में इंक्रीज़ करने देती हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के अंदर सराउंडिंग की जो सेल्स होती हैं वो चेक करके रखती हैं ग्रोथ अपने एक दूसरे की, जो सेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। तो इसके अंदर कोई एक सेल जो है वो बहुत अब नॉर्मली ग्रो कर जाती है, डिवाइड करने लग जाती है, और ये जो बाकी की जो सेल्स हैं ये इसे रोक नहीं पाती ग्रोथ करने से। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो नहीं होता कैंसर सेल में। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है, वो प्रॉपर्टी है टेलोमेयर की। टेलोमेयर नाम से एक सेगमेंट होता है डीएनए का। ये मान लीजिए क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे ये टेलोमेयर है। अब नॉर्मल सेल जैसे ही डिवाइड करती है तो डिवीज़न के बाद में जब ये दोबारा क्रोमोसोम वगैरह बनते हैं तो टेलोमेयर जो है वो रेप्लिकेट नहीं करता। टेलोमेयर लगातार छोटा होता चला जाता है। मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न के बाद में इसका साइज़ हाफ हो गया, उसके बाद में सेकंड डिवीज़न में इसका साइज़ बिल्कुल ही और स्मॉल हो गया। धीरे धीरे जो है ये बिल्कुल पूरा ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही टेलोमेयर ख़त्म होता है मतलब सेल का ये एक टाइम आ गया है कि अब उसे मरना है। तो अगर आप सोच के देखो कि भाई सेल को कैसे पता कि कितने डिवीज़न करने हैं कितने नहीं करने, तो एक तरीके से ये पहले से प्रोग्राम्ड होता है, और ये प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली टेलोमेयर में होती है। कैंसर सेल में क्या होता है कि मान लीजिए क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये टेलोमेयर हैं, तो डिवीज़न के बाद में इनकी जो अमाउंट है वो उतनी ही रहती है, इनका जो साइज़ है वो उतना ही रहता है। तो एक तरीके से ये अगर साइज़ में ही कम नहीं होंगे तो टेलोमेयर कभी ख़त्म नहीं होगा, और कभी ख़त्म नहीं होगा तो लगातार सेल्स डिवाइड करती चली जाएगी। बहुत ही इनफाइनाइट नंबर्स में वो डिवीज़न कर सकती है। इनका ख़त्म होने का ना होने का रीज़न क्या है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टेलोमरेज, और ये एंजाइम प्रेजेंट होता है कैंसरस सेल में। तो ये प्रेजेंट होता है कैंसरस सेल में। मेरा सवाल ये है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि टेलोमरेज एंजाइम एक और टाइप की नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो सही जवाब जो होगा वो बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ देखी नॉर्मल सेल की और कैंसर सेल की। नाउ अगर मैं ट्यूमर को दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो बेसिकली ट्यूमर की दो क्लासिफिकेशन बनती है। मतलब बेसिकली हमने ट्यूमर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक को हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, और एक को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या मतलब है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट का? अगर मान लीजिए ये पेस है, यहाँ पे बहुत सारा ट्यूमर की सेल्स हैं, मतलब सेल्स की वजह से ट्यूमर बना है। अगर ये सेल्स एक ही जगह पे रहती हैं, मतलब ये ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं होती, कहीं और जगह नहीं पहुंचती, तो ये कहलाता है बिनाइन ट्यूमर। इसमें सेल्स कन्फाइंड होती हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो अपनी उनकी ओरिजिनल लोकेशन है जहाँ पर उन्होंने ग्रोथ की है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर बात करें तो मान लीजिए ये लोकेशन थी, यहाँ से कुछ सेल्स चली, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हुई, ये ब्लड वेसल है, और ये पहुँच गई
दूसरी जगह पे, और यहाँ पे जाकर इसने फिर से ट्यूमर बना दिया। तो ये प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। और ये जो माइग्रेशन करना, यहाँ पे देखिए माइग्रेशन हो रहा है, इस माइग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। सो मेटास्टेसिस जो है वो देखने को मिलता है हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। ध्यान से समझिएगा कि ये प्राइमरी ट्यूमर कहलाता है और ये सेकेंडरी ट्यूमर कहलाता है। अगर तीसरी जगह कहीं और इन्फेक्शन ये फैला रहा है तो यहाँ से टर्सरी ट्यूमर होगा, मतलब यहाँ की सेल जब कहीं और जाकर ट्यूमर फैलाएंगी तो उसे टर्सरी ट्यूमर हम बोलेंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर, वो भी किस बेसिस पे टाइप्स ऑफ कैंसर मैं बात करूंगा, ओरिजिन के बेसिस पे, कि भाई जो सेल कैंसरस बनी है वो कौन से टिश्यू की है, अभी समझ में आएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्सिनोमा की। कार्सिनोमा जो होती है बेटा, ये इस टाइप की कैंसर होता है जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू की कोई सेल जो है वो कैंसरस बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ब्रेन कार्सिनोमा, इसके अलावा ओरल कार्सिनोमा, इसके अलावा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, और भी बहुत सारे, जैसे ब्रेस्ट वगैरह, ब्रेस्ट कैंसर भी इसी के एग्जाम्पल होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर भी इसी के एग्जाम्पल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ओरल कैंसर मेन के अंदर और सर्वाइकल कैंसर फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन है इंडिया में। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में, ये ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में, और प्रोस्टेट कैंसर मेल में पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन है। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो आती है सार्कोमा। नाउ सार्कोमा क्या चीज है? सार्कोमा ऐसा कैंसर है जिसके अंदर मेसोडर्मल जो टिश्यू होता है, मेसोडर्मल टिश्यू, वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो, मतलब उसकी सेल जो है कैंसरस सेल बन जाती है। मेसोडर्मल टिश्यू फॉर एग्जांपल जो होता है वो होता है बोन, कार्टिलेज वगैरह। ये काफी रेयर है ह्यूमंस के अंदर, रेयर इन ह्यूमंस। एग्जाम्पल ऑस्टियोसार्कोमा, नाम से पता चल गया होगा, बोन कैंसर, मायोसार्कोमा एंड लिम्फोसार्कोमा। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी हम पढ़ेंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या चीज होती है? ल्यूकीमिया के अंदर बेसिकली ऐसी सेल्स जो कि ब्लड बनाती हैं, मतलब हिमेटोपोएटिक सेल जो है, अगर इनमें से कोई सेल, मतलब हिमेटोपोएटिक मतलब जो कि ब्लड बनाने में हेल्प करती है, वो सेल अगर कैंसरस हो जाए तो हमें उसे नाम देते हैं ल्यूकीमिया। एग्जाम्पल के लिए है ब्लड कैंसर। सो ये हैं टाइप ऑफ कैंसर। अब कैंसर जिसकी वजह से होता है, मतलब एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, वो कुछ एजेंट्स के थ्रू होती है। तो एजेंट्स ऑफ कैंसर देखते हैं हम। क्या होता है एजेंट्स ऑफ कैंसर? भाई ये वो प्राणी हैं जिनकी वजह से, या ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले देख लेते हैं हम फिजिकल, दूसरा हमें पढ़ना है केमिकल, एंड तीसरा पढ़ना है बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडिएशंस। नाउ रेडिएशंस में दो टाइप की रेडिएशन आती हैं, आयनाइजिंग
एंड जो सेकंड है वो है नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग में डिफरेंस क्या है? अगर रेडिएशन किसी एटम पे पड़ी और उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी वो आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इस टाइप की रेडिएशन को हम आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे। ये सारी जो रेज होती हैं ये सभी की सभी आयनाइजिंग रेडिएशन में आती हैं, और अगर ये लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर में रहे कोई पर्सन इनके, तो उसको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो यूवी रेडिएशन है, और इसके अंदर भी अगर यूवी में ज्यादा देर तक कोई पर्सन रहता है तो उसे भी क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। केमिकल की बात करें तो मोस्ट फेमस केमिकल है निकोटीन, जो कि टबैको के अंदर होता है। निकोटीन ही वो सब्सटेंस है जिससे, मतलब स्मोकिंग में जिससे नशा होता है। बायोलॉजिकल बात करें तो बहुत सारे वायरसेस हैं, रेट्रोवायरस होते हैं जो कि ये काम करते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस का वायरस एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है, हेपेटाइटिस वायरस। एक और वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हर्पीज वायरस। सो ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट हैं और कैंसर में कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल सेल को। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब ये एजेंट्स काम कैसे करते हैं? तो काम करने के 2-3 ही मेथड हम देखेंगे, ज़्यादा मेथड्स हम नहीं देखेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। सबसे पहले ये मोड ऑफ एक्शन में करते क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं हम सबसे पहले, अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या चीज होती है? देखो, नॉर्मल सेल के पास में एक जीन होता है जिसका नाम है प्रोटो-ऑन्को जीन। ये बेसिकली एक ऐसा जीन है जो कि इनएक्टिव है, और ये किसी भी सेल में अगर एक्टिवेट हो जाए तो क्या कर सकता है भाई? उस सेल को नॉर्मल से कैंसरस में कन्वर्ट कर सकता है। तो प्रोटो-ऑन्को जीन जो है वो ऑन्को जीन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई एजेंट ऐसे कर रहा है, मतलब कोई एजेंट, फॉर एग्जांपल रेडिएशन ज्यादातर ऐसे ही काम करती हैं कि रेडिएशंस क्या करती हैं? वो प्रोटो-ऑन्को जीन को ऑन्को जीन में कन्वर्ट कर देती हैं। ऑन्को जीन बन गया, मतलब अब वो सेल कैंसरस हो गई। सेकंड क्या है? ट्यूमर प्रमोटर होते हैं कुछ एजेंट्स। ट्यूमर प्रमोटर मतलब पहले से ऑलरेडी ट्यूमर है, ध्यान रखना ये बात, पहले से ट्यूमर है। ट्यूमर प्रमोटर में जो भी हम पढ़ेंगे वो ट्यूमर इंड्यूस नहीं कर सकते, मतलब बना नहीं सकते ट्यूमर, लेकिन ट्यूमर, एग्जिस्टिंग ट्यूमर को ग्रो करवा सकते हैं। इसमें आते हैं बच्चे केमिकल्स, और इसमें आते हैं हॉर्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स। और हॉर्मोन्स में आप एक एग्जांपल याद रख लीजिए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर करवा सकता है। अगर मैं क्या सही सेंस में समझाऊं तो अगर ब्रेस्ट में कहीं ट्यूमर है तो एस्ट्रोजन की हाई अमाउंट उस ट्यूमर की ग्रोथ करवा सकती है। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है अपना डीएनए या अपना आरएनए इंजेक्ट कर देना सेल में, और उस सेल को फिर कन्वर्ट कर देना किस वे में? नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में। तो ऐसा जो है ज्यादातर वायरस करते हैं। तो बेसिकली क्या है? एलियन डीएनए या आरएनए इनकॉर्पोरेट कर फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल सेल है, इसके पास में एक वायरस आया और इस वायरस ने अपना डीएनए इसके डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब इसका जो वायरस का डीएनए है वो इस सेल को लगातार डिवाइड करने पे मजबूर करेगा, और ये जो होस्ट सेल है ये वायरस की फैक्ट्री की तरह काम करेगा। अब कोई भी वायरस थोड़ा ना चाहेगा कि भाई उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए, तो इस तरीके से भी ये जो सेल है ये बन जाएगी कैंसरस सेल। तो ये होते हैं इनके मोड ऑफ एक्शंस। डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्नोसिस मतलब हमें कैसे पता चलेगा किसी पर्सन को कैंसर है या नहीं है। तो डायग्नोसिस का मेजर पॉइंट जो है हम एक तो ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा कारगर नहीं है। ब्लड एग्जामिनेशन में हम देख सकते हैं कि भाई जो ब्लड कैंसर होता है, मतलब जिसमें WBC की अमाउंट इंक्रीज होती है, तो हम अमाउंट को देख सकते हैं।
हालांकि ये इतना कारगर मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि WBC की अमाउंट किसी इन्फेक्शन के टाइम पे भी बढ़ जाती है, तो ऐसा कोई हार्ड कोर रूल नहीं है कि ब्लड एग्जामिनेशन एक बढ़िया मेथड है। इससे बेटर मेथड है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे ट्यूमर है, इस ट्यूमर के कुछ पोर्शन को कट करेंगे और लैब में हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। अब लैब में जब हम किसी टिश्यू को चेक करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो ये होता है बायोप्सी। सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है वो है फाइन नीडल एस्पिरेशन। इस मेथड में क्या चीज होती है, इस मेथड में बेसिकली ट्यूमर के अंदर हम निडल डालते हैं और उससे जो भी सब्सटेंस वहां पे है, मतलब कोई फ्लूइड अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उससे टेस्ट करते हैं। फोर्थ मेथड जो है वो है एक्सरे करवाकर, CT स्कैन करवाकर या MRI करवाकर। तीनों में डिफरेंस ध्यान से सुनिएगा। एक्सरे जो होती है वो एक्चुअल में 2D इमेज होती है, एक्सरेज का ही यूज किया जाता है। CT स्कैन में भी एक्सरेज का यूज किया जाता है, लेकिन जो इमेज बनाई जाती है वो 3D बनाई जाती है। mRNA में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं प्रॉपर एक वो बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये बेसिकली डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। वैसे यहाँ पे कई बार बच्चे में से एक सवाल पूछ लेते हैं कि सर एक्सरे जो है, अभी हमने पीछे देखा कि कैंसर कोज करता है, तो एक्सरे जब हम मतलब कैंसर कोज करने वाली चीज से ही एक्सरे पता कर, मतलब कैंसर कोज करने वाली चीज से ही पता कर रहे हैं कि कैंसर है या नहीं है। तो बेसिकली एक्सरे क्या है, बेसिकली एक्सरे को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीप होता है। ठीक है, 250, 300, 400 रुपए में एक्सरे हो जाता है। CT स्कैन थोड़ा और महंगा है और MRI बहुत महंगा है, तो एक्सरे से थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। बेसिकली सिर्फ यही पर्पज है एक्सरे का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो है सर्जरी। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो सर्जरी एक सक्सेसफुल होती है सर्जरी, क्योंकि एक फिक्स लोकेशन पे है, उसे कट कर बाहर निकाल लो। दूसरा है रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस का यूज करते हैं हम। बहुत सारे जो ट्यूमर की ग्रोथ है उसे किल करने के लिए रेडियोथेरेपी का यूज किया जाता है। थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट का वो है कीमोथेरेपी। नाउ जो कीमोथेरेपी है उसके अंदर हम बहुत सारे ड्रग्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। देखिए, जब भी आपको अगर बुखार भी हुई है और आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो कीमोथेरेपी ही होती है। तो कीमोथेरेपी में 2-3 शब्द यहाँ पे आपको याद रखने हैं। एक तो विनब्लास्टिन, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एक है टेक्सोल। नाउ विनब्लास्टिन का जिक्र बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में दे रखा है, बायोमोलिक्यूल्स में टेबल दे रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, वो आप जाके देखिएगा, मैं यहाँ पे इमेज उसकी डाल दूंगा। रेडियोथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सरेज का यूज किया जाता है। अगेन प्रॉपरली अगर यूज करें तो एक्सरेज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आयोडीन का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। आयोडीन का जो है I-131 ये हम यूज करते हैं, इस थेरेपी का नाम है बेसिकली। और कोबाल्ट थेरेपी भी हम यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 हम यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनकी हेल्प से रेडिएशंस जनरेट की जाती हैं और उन रेडिएशन से किल किया जाता है अपने कैंसरस टिश्यू को। तो कैंसर जो है बेसिकली कुछ इस तरीके का है कि भाई आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसका जो इलाज है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फोर्थ मेथड जो हमारे पास है वो है इम्यूनोथेरेपी, और ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है आजकल, काफ़ी ज़्यादा फैशन में है आजकल। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, हम स्पेशली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं बाहर, मतलब लैब में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में इंजेक्ट करते हैं और वो कैंसरस टिश्यू को जाकर किल करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, तो इस तरीके से इम्यूनोथेरेपी में काम होता है। एंटीबॉडीज़ बनाते हैं हम, कुछ सेल्स बनाते हैं जो कि हमारे ही टिश्यू को यानी ट्यूमर को किल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। लास्ट जो मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, इसमें बेसिकली हम अल्फा इंटरफेरॉन जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि हेल्प करती हैं बेसिकली किलिंग में
कैंसरस सेल के। अब मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ तो हर बार एक सवाल आता है कि अल्फा इंटरफेरॉन कैसे करता है। देखो कैसे का जवाब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी समझ के चल लो। अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है ना बेटा, वो सिग्नल करता है किसी सेल को। आपने इंटरफेरॉन का नाम सुना होगा। देखो वायरस इन्फेक्टेड सेल, मान लीजिए वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो ये इंटरफेरॉन रिलीज करती है। देखो ये इंटरफेरॉन ना बेसिकली दूसरे सेल्स पे एक्ट करता है, नॉन इन्फेक्टेड वाली पे, अनइफेक्टेड, इन्फेक्टेड, और इन्हें जाकर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन साथ में ये इंटरफेरॉन एक और काम करता है। यहाँ पे ये जो इंटरफेरॉन है ये इस पे प्रोग्राम डेथ भी कर देता है, बेसिकली डेथ होने की टाइमिंग सेट कर देता है। तो इंटरफेरॉन्स का हम हेल्प करते हैं भाई, जो कैंसरस सेल जो लगातार मर ही नहीं रही है, लगातार डिवाइड कर रही है, उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसकी डेथ की प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो इतना था कैंसर में। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम आगे भी पढ़ाते रहेंगे और काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं। कोई अगर सजेशन हो तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और कोई डाउट है तो भी बताना। और अब मैं जो सवाल का जवाब है वो देता हूँ। सवाल था कि कौन सी सेल ऐसी होती है कैंसर सेल के अलावा जिसके अंदर टेलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो बेटा वो सेल है स्टेम सेल, क्योंकि स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो कि लगातार डिवाइड करती है, तो इसके पास भी टेलोमरेज एंजाइम होता है, ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती है।